ये प्रोजेक्ट जो है ना ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, यानी कि आपकी बिजली बन रही है, आपका प्रोजेक्ट बनने में साल 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। इन चीज़ों से ये कतराते हैं। इन्हें पता है हमारा 5 साल का टर्नओवर है, 5 साल के टर्नओवर में आपके 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ है ना, इनको किसी तरीके से 4 कैसे करेंगे, 5 कैसे करेंगे, फिर इनसे लूटें। ये अपने हाथ बढ़ाने का ज़रूर सोचते हैं कि हमारे लूटने वाले बंदे हमारे साथ शामिल हों, किस तरीके से हमें मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अली और मेरे साथ हैं तारिक यादव। ये कमेंट में कभी नहीं भूलने वाली हूँ। तारिक नियाज़ी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। सब कुछ है भाई, माँ बाप है तो सब कुछ है। चलने वाले बस चले। आज की हमारी वीडियो है चलने वाले चले। आज की हमारी वीडियो है गुजरात से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे सुनाएंगे आगे। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गुजरात टू स्पेनिश इंग्लिश। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गुजरात टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, यूपीएससी। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गुजरात टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, यूपीएससी। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के लार्जेस्ट सोलर पार्क के बारे में, जो कि भारत के गुजरात के प्रदेश में बनाया जा रहा है। सो ये वाला जो सोलर पार्क है एग्जैक्टली ये गुजरात का जो कच्छ का इलाका है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है, इसकी जो एग्जैक्ट कैपेसिटी है वो क्या है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि गुजरात की जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं वो गुजरात किस हद तक पहुंच चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐप के ऊपर, और इस पर्टिकुलर ऐप्स के माध्यम से आपको मेरे सारे के सारे स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स और मेरे सारे के सारे प्लस कोर्सेज के अपडेट्स बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप लोग 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैच कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए फिलहाल। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको उसमें 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसमें आप ये वाला कोड यूज करके इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। और इसमें अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज लेकर आया है, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक कोर्स। दोनों में ही अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपकी मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपके साथ में करवाता रहेगा। साथ ही में अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे प्लस के साथ में ऑप्शनल को भी कंबाइन करना है तो वो वाले कॉम्बो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगेन आपको यही वाला कोड यूज़ करना है जिसके चलते आप सीधा 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑफर है जो कि केवल 14 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं अनअकैडमी पे तो आपको साथ में फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो कि आपके रिविजन में काफ़ी हेल्प आपको कर सकती हैं। ऑल राइट, तो देखिए सबसे पहले तो सोलर पार्क कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। सोलर पार्क्स यानी कि आपके जो बहुत ही बड़ी ज़मीन का टुकड़ा होता है वहाँ पर आपके सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल्स को लगाया जाता है। इस तरीके से ढेर सारे सोलर पार्क्स यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। भारत में इनफैक्ट कई सारे सोलर पार्क्स हैं जिनको आज की डेट में हम ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं और उनसे हम अच्छा सोलर एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। अगर बात करें जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, असल में दिसंबर 2020 में सबसे पहली बार ये सुर्खियों में आया था, बिकॉज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए फाउंडेशन स्टोन यानी कि नींव का पत्थर रखा था, जिसके चलते इसकी काफ़ी चर्चा उस टाइम पर होने लग गई थी। नाउ ये वाला जो पार्क है, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। देखिए इसके कुछ और नाम भी हैं और वो बेसिकली इसकी लोकेशन के बेस पर ही इसको नाम दिया गया है। इसका नाम कच्छ सोलर प्रोजेक्ट भी कभी कभार इसको कहा जाता है। इनफैक्ट कभी कभार इसको गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर केवल सोलर पार्क ही नहीं, यहाँ पर साथ ही में विंड के मिल्स के थ्रू भी जनरेशन होने वाली है, यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों की ही चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर जनरेशन होने वाली है। अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 72,600 हेक्टेयर की ज़मीन है जो कि गवर्नमेंट ने सेट असाइड कर दी है ओनली एंड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और 72,600 हेक्टेयर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सिंगापुर का जो पूरा देश है उसका एरिया लगभग इतना ही है।
प्रिसाइजली बात करें, ये वाला जो प्रोजेक्ट है असल में इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इनफैक्ट जहाँ पे इसको बनाया जा रहा है वहाँ पर पूरे टाइम पर हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उस एरिया को गार्ड करती रहती है। प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन इज़ बिटवीन खावड़ा विलेज एंड विघाकोट, और ये जो खावड़ा विलेज और विघाकोट का एरिया है आप इसको यहाँ पे बड़ी आराम से देख सकते हैं। ये इमेज मैंने गूगल से उठाई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है खावड़ा का एरिया और ये है विघाकोट का फोर्ट, और ये खावड़ा और विघाकोट का जो बीच का एरिया है, इसी बीच के एरिया में कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और ये जो आप काले रंग की लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बेसिकली आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इट इज़ सरप्राइजिंगली क्लोज टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इट इज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम द लास्ट पॉइंट जहाँ पर सिविलियंस जा सकते हैं कच्छ के इलाके में। तो खावड़ा वो वाला एरिया है जहाँ पर आखिरी सिविलियंस को जाने की अनुमति मिलती है, और खावड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, राइट। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कच्छ को ही क्यों चुना। गुजरात गवर्नमेंट ने, इवन मिलिट्री ने यहाँ पर इस चीज़ को क्यों अनुमति दी कि कच्छ में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट का इसको चूज़ करने के पीछे का रीज़न बड़ा साफ था। उनको कच्छ की ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा कुछ मिलता है। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है कम्प्लीटली रिमोट एरिया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा कि किसी भी तरह के लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस करना होगा या वैसा कुछ, तो वो नौबत यहाँ पर नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो नॉर्मली आम तौर के दिनों पर भी दोपहर में 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर ईयर। ऑलमोस्ट आपको पूरे साल में ऐसा टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही आइडियल प्लेस बन जाती है ये सोलर पावर की जनरेशन के लिए। और तीसरा, यहाँ पर विंड की जनरेशन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, विंड एनर्जी की, बिकॉज यहाँ पर जो विंड का प्रभाव है, जो आंधियों का प्रभाव है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योग्राफी इज़ नियरली परफेक्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब रही बात, इसको मिलिट्री ने क्यों अनुमति दी। मिलिट्री का अनुमति देने का जो रीज़न था वो बड़ा सिंपल था कि अगर हम बॉर्डर के पास में जाके विंडमिल्स को लगा देंगे, वो भी एक तरीके से एक बाउंड्री की तरह ही एक्ट करेगी, यानी कि वो हमारा जो बॉर्डर का फेंसिंग है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई बाय द मिलिट्री डिपार्टमेंट। टॉकिंग अबाउट दी कैपेसिटी, क्या वजह है कि हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कह रहे हैं। देखिए, आज की डेट में जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो राजस्थान में लोकेटेड है, इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला जो एरिया दिखाया गया है। और इस सोलर पार्क का नाम है भादला सोलर पार्क। आज की डेट में भादला सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है वो 2245 मेगावाट की है, और ये वाली कैपेसिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जिस सोलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि गुजरात में आ रहा है कच्छ के इलाके में, इसकी जो कैपेसिटी है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू बी 30 गीगावाट्स, यानी कि 30,000 मेगावाट। अगर आप इसके साथ इसको तुलना करेंगे तो सीधा इंटू 15 कर दीजिए, 15 गुना के आसपास आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है इन द एरिया ऑफ कच्छ। और इसमें गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2022 तक अगर सब कुछ सही चलता रहा, 2024 तक अगर सब कुछ सही चलता रहा, तो हम 15 गीगावाट ऑफ एनर्जी को डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि ये तो चलो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है कच्छ के इलाके में, लेकिन जो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो गुजरात में खोला गया था सोलर पार्क के नाम पे, वो भी असल में यहीं पे आसपास आया था। वो वाले प्रोजेक्ट का नाम है गुजरात सोलर पार्क 1, और उसको चारनाका सोलर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो सोलर पावर प्रोजेक्ट था, इसको लाया गया था चारनाका विलेज, जो कि पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इसकी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। ये ऑलरेडी 600 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे आज की डेट में काम कर रहा है। नाउ ये पूरे के पूरे जो सोलर पार्क्स इंडिया में इतनी तेज़ी से बन रहे हैं, मैंने आपको बताया ये कच्छ वाला, उसके बाद मैंने आपको बताया ये चारनाका वाला, इवन मैंने आपको बताया ये भादला वाला। इनफैक्ट एक और सोलर पार्क का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, जिसका नाम है पावागाड़ा सोलर पार्क, जो कि असल में बनाया गया है कर्नाटका में, जो कि इंडिया का फ़िलहाल सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर भादला सोलर पार्क। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये असल में सोलर पार्क स्कीम के तहत बनाए गए हैं। असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था सोलर पार्क की डेवलपमेंट, एंड दूसरी स्कीम थी अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम। इसके चलते टारगेट ये था कि भारत में हमें 50 सोलर पार्क्स खोलने हैं और 50 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करना है।
और हर एक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कम से कम 500 मेगावाट की होनी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कुछ साल के बाद आगे जाकर अपने इस पर्टिकुलर टारगेट को बढ़ा दिया था कि 50 गुना 500 हमारी जो कैपेसिटी है वो 25,000 नहीं, बल्कि हमारा जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मेगावाट का होना चाहिए बाय द ईयर 2022। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इस टारगेट को हम शायद अचीव भी कर सकते हैं। जाते जाते आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि गुजरात में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, खास करके सोलर एनर्जी के सेक्टर में, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, मैं समझता हूँ गुजरात एक तरीके का मॉडल स्टेट बन चुका है फॉर अदर स्टेट्स इन द कंट्री। आप देखें, पिछले साल की बात है, 2020 की बात कर रहा हूँ, गुजरात रिपोर्टेड टू बी द टॉप स्टेट इन डोमेस्टिक सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस। इन्होंने कंट्री में, पूरी कंट्री में, भारत में लगभग 80,000 फिटिंग हुई थी, जिसमें से 68% फिटिंग जो है वो केवल और केवल गुजरात में ही हुई थी। और अगर हम सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें तो गुजरात काफ़ी ऊपर आता है, राइट नाउ नंबर 5 पे आता है। पहले कर्नाटका है, फिर तेलंगाना है, फिर राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, 5वें नंबर पे गुजरात आता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इस पर्टिकुलर पाई चार्ट को देखें तो पिछले कुछ सालों में जो गुजरात की ग्रोथ हुई है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, वो काफ़ी फिनोमिनल हुई है। 2008 की बात है, गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी मात्र 1170 मेगावाट की थी और आज की डेट में अगर आप देखें 2020 में, यानी कि 12 साल के बाद, वही कैपेसिटी बढ़कर के 11,264 मेगावाट की हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 टाइम्स की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। और आज की डेट में गुजरात गवर्नमेंट 63% जो आपका इंस्टॉलेशन है वो पूरी की पूरी जनरेशन कोल पावर्ड से होती है, लेकिन 37% जनरेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो रही है। और जिस स्पीड पे काम चल रहा है, मैं समझता हूँ वो समय दूर नहीं जब गुजरात का ये नंबर्स रिवर्स हो सकते हैं कि 37% जो है वो कोल पे आ जाएगी और 63% आपको देखने को मिल जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से। यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इतनी तरक्की होती रहे गुजरात की और बाकी स्टेट्स भी इस पर्टिकुलर स्टेट से सीख सकें और अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को जल्दी मीट कर सकें। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी फिर से आपके लिए कॉम्बैट लेकर आया है इस रविवार के दिन। तो ये वाला जो कॉम्बैट है आपके लिए तब तक चलते रहेंगे जब तक कि यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इसमें ज़रूर हिस्सा लें और आप ये वाला कोड यूज़ करके इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। इस बार पॉपुलर डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज भी है जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको भी अनलॉक करने के लिए आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका शेड्यूल है और ये इसके टाइमिंग्स हैं, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। जी जनाब। अच्छा, एक हमने वीडियो देखी थी सोलर के हवाले से, समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर। अच्छा, यहाँ तो इतने बड़े बड़े सोलर पार्क बने हुए। मुझे लगा आप ये कहने वाले हैं कि यार पानी के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता था, वहाँ सोलर बना दिया। रेगिस्तान, डिजर्ट, उसको कहते हैं बेकार है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, वहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता। ऐसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पे बिल्कुल बंजर होती हैं, वहाँ पे सोलर लगा लिए गए। मतलब मैं ये कहूँगी इंटेलिजेंस की इंतहा है। आपको याद है, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी वीडियो में भी बोला था और आपसे भी जिक्र करा था कि बलूचिस्तान इतना बड़ा रकबा है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो क्या वहाँ पे सोलर भी नहीं लग सकते? अच्छा, एक बात बताओ, तो वहाँ की ज़मीन भी मैंने देखी, ऑलमोस्ट गुजरात टाइप ही। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि कई पाकिस्तान की ऐसी ज़मीन है जो वैसे पड़ी हुई है, बिला वजह फारिग पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। हाँ, और दिमाग भी लोगों के फारिग पड़े हुए हैं। नहीं, दिमाग नहीं, मैंने आपको, आई थिंक आपको याद है कि नहीं याद है, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि एक एंकर थे, वो कह रहे थे कि 24,000 मेगावाट तो हम खुद बना सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के से। तो मुझे समझ नहीं आता, बनाने वाले मौजूद हैं, आइडियाज़ देने वाले मौजूद हैं, जगह पड़ी है, जगह मौजूद है, तो भाई काम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं होते प्रोजेक्ट? करे कौन? पैसा लगता है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इस वक्त तो पैसे की भी कमी सबसे पहली चीज़ अभी है ना। लेकिन पैसे की कमी हुई क्यों? क्योंकि इस तरह के काम नहीं किए। आपने वो काम नहीं किए जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आप बिजली ख़रीद रहे हो, आप गैस ख़रीद रहे हो, आप पेट्रोल बाहर से ख़रीद रहे हो, आप बहुत सारी दुनिया की सारी चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हो, तो आपके पास पैसे कम हो जाते हैं। आपके पास जब पैसे कम हो जाते हैं तो आपके देश में महंगाई बढ़ जाती है, आपके देश में लोगों की बेरोज़गारी बढ़ जाती है। आप फिर
परेशान हो जाते हो। लोगों के माली वसाइल ऐसे नहीं होते हैं कि वो बाहर से आई हुई चीज़ों को, जो चीज़ आप बाहर से ख़रीद रहे हैं वो महंगी पड़ती है एक आम इंसान को। तो इस वजह से आज देश का बुरा हाल है, सिर्फ इस वजह से कि हमने वक्त रहते, जब हमारे हालात थोड़े बेहतर थे, जब मुल्क में थोड़ा बहुत पैसा था, तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते, छोटी छोटी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से। आपको पता है मेगावाट गीगावाट बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल इसमें, और उनका लक्ष्य है कि वो अगर हालात थोड़े बेहतर है तो वो कह रहे हैं 15 गीगावाट तो हम 2024 तक ही बना लेंगे और 600 गीगावाट तक जाएंगे। फिर एक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं वहाँ से 600 मेगावाट जनरेट हो रही है बिजली। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम रोते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं देखते। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ईवी पे आ रहे हैं, फ्यूल बना रहे हैं, हाइड्रोजन से फ्यूल बन रहा है, XYZ बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मैं सब अब बोलूँगी तो बहुत डिटेल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा रोते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं पानी के ऊपर सोलर। यानी कि अल्लाह की तरफ से दी हुई जो हमारी नेमतें, समझे, पानी, बिल्कुल, ज़मीन और धूप तपिश, आपको पता है उससे ही यूज़ करते हुए हम तो बना ले रहे हैं, तो फिर हमें मोहताजी किस बात की है? आपको पता है हमारे यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ा हुआ है, उमरकोट से आगे कच्छ का रेगिस्तान, ये जो आधा इंडिया में है और आधा हमारे राजस्थान, आधा पूरा मतलब अच्छा खासा रेगिस्तानी एरिया पाकिस्तान में बिल्कुल बंजर बेकार। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बलूचिस्तान बता रही हैं, बिल्कुल मतलब है कि ज़मीनें की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। करने वाला कौन है, कौन करेगा, कौन इन्हें शऊर देगा? कभी भी हमारे पॉलिटिशियन ने ये नहीं सोचा कि खुदा के लिए यार, खुदा के लिए आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर लें, अपने नाम पे कुछ कर लेते यार, कल को आपका जिक्र होता, कल को आपको उससे वोट मिलते आप। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, यानी कि आपकी बिजली बन रही है, आपका प्रोजेक्ट बनने में साल 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। इन चीज़ों से ये कतराते हैं। इन्हें पता है हमारा 5 साल का टर्नओवर है, 5 साल के टर्नओवर में आपके 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ है ना, इनको किसी तरीके से 4 कैसे करेंगे, 5 कैसे करेंगे, फिर इनसे लूटें। ये अपने हाथ बढ़ाने का ज़रूर सोचते हैं कि हमारे लूटने वाले बंदे हमारे साथ शामिल हों, किस तरीके से हमें मज़ीद। तो आज इस वजह से बुरा हाल है। लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि इस वक्त एक आम बंदे को ये अकल है सोलर वाली, क्योंकि न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं। हम जब मैं और आप अगर इस चीज़ को समझ सकते हैं, इथेनॉल के हवाले से भी बात हो रही है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन आपको पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बेड़ा उठाएगा कौन? बात तो सब कर रहे हैं। आपको पता है जैसे बहुत बड़े लेवल पे सोलर पार्क बनना तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के हाथ में ही है, लेकिन आपको पता है बाकायदा इंडिविजुअली लोगों ने घरों की छतों पे सोलर लगाना शुरू कर दिए। हाँ, वो तो मुझे पता है। बाकायदा लोगों ने बिजली के बिलों से तंग आके बिजली बाकायदा इंडिविजुअली लगने लग गए हैं। और अक्ल लोगों की, मतलब मैं कहूँगा हमारी गवर्नमेंट की, मैंने सुना कि बाकायदा इन कंपनियों पर जो सोलर पैनल बना रही हैं, इन पे टैक्स बढ़ाई जा रही है कि अब तो आपका धंधा चल रहा है। क्यों? 3 के 4 बैटरीज लगती हैं आई थिंक, तो उसमें एक बैटरी जो है ना, जो सोलर के पूरे सिस्टम के साथ आती है, 1.5 से 2 लाख की है। बिल्कुल, आपका साल 1.5 साल निकाल लेती है ये। हाँ, वो तो सही है, लेकिन मतलब आप कहाँ कॉस्ट को लेकर जा रहे हो? कोई गरीब इंसान कैसे, आपको चाहिए कि आप उसके लिए सहूलत पैदा करो, बल्कि आप तो उसको मतलब दबा दे रहे हो, उसको तो मतलब उसका गला ही दबा दे रहे हो कि भाई तू जिंदा ही कैसे है। अच्छा, आपको पता है सोलर वालों पे जब टैक्स बढ़ेंगे तो वो जब आवाम को बेचेंगे तो महंगा बिकेगा। तो वो क्या करेंगे? मैं आज ही किसी से बात कर रहा था। अच्छा, बिजली और महंगी होने वाली है, और महंगी होने वाली है, मतलब इस वक्त 2-4 दिन। अच्छा, मैं आज ये बात कर रहा था सोलर वाली, तो बंदा पता क्या कह रहा है, बोला जितना भी लगेगा सोलर का, एक ही दफ़ा लगेगा ना, खुश हो रहा है। मैंने कहा यार इस पर टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट। मैंने जब बोला ना, कहने का सोलर वालों के पीछे पड़ गई ये सोलर बिक रहा है, तो बोला एक ही दफ़ा है ना, पठान था ना, तो पठान थोड़ा चिढ़ के बोलते, अरे एक ही दफ़ा है ना, चलो बस एक ही दफ़ा है ना, सोलर का खर्चा जितना भी होगा, भले टैक्स बढ़ा रहा है, एक ही दफ़ा बढ़ा रहा है। बहुत कुछ कर रहे हैं एक साथ। अभी आपको पता है एहतिजाज की हमें भी आवाज़ें आ रही थी, और हमारे साइड पर हो रहा है 6-6 हज़ार रुपये टैक्स लगाया गया, लाजमी ज़रूरी है आपको देना है। तो उस पर जितने ताजिर हैं, जितने बरादरान हैं, ताजिर बरादरान, वो सब एहतिजाज करें। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तो मजबूर कर रहे हैं कि बस खुदकुशियाँ कर लो, आप लोग सुसाइड करो, मर जाओ। देखिए, अच्छा डॉलर वाले हालात देख रहे हैं आप, दिन ब दिन एक दिन के अंदर पता नहीं कितना अच्छा खासा बढ़ा। मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई जब मुझे पता चला 1 यूनिट के ऊपर 29 रुपये बढ़ा दिए। मतलब वो 1-2 रुपये तो बढ़ाते ही नहीं है। पेट्रोल हो गया, डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है
तो आप देखेंगे ये जितनी भी एनर्जी है, क्योंकि इसके बगैर तो आवाम रह नहीं सकती, तो इस पे पैसे बढ़ते हैं। वो 1-2 रुपये नहीं बढ़ाते, वो 30-30 रुपये एक साथ, 40-40 रुपये एक साथ बढ़ाते हैं। दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ मोदी जी के हवाले से, यार ये एक इंसान है, और ये एक इंसान अपने आप में इतने टैलेंटेड है, इतने स्किल्सफुल है कि इन्होंने इतना कुछ करके दिखा दिया। आप बताएं गुजरात क्या था, बिल्कुल ऐसा। और फिर जो हमने सुना था कि वहाँ पे ज़लज़ला आया था और वो जो तबाहहाली थी, उसके बाद तो वो बहुत ही तबाह हो गया था। वहाँ के लोग तो कहते थे हमारे लिए एक मुसीबत हो गई थी, जैसे हमें तो समझ नहीं आता था हमारा गुजर बसर कैसे होगा। और इस इंसान ने, मैं वाकई अभी मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखती उनको, मैं एक आम शख्स देखती हूँ, उनके दिमाग इतना पावरफुल दिमाग कि उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स कर, आपने देखा 80% में से 69% तो सिर्फ गुजरात के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और मतलब कितना कुछ दिया उन्होंने गुजरात को यूँ समझ लो कि एक नया जन्म दिया था उन्होंने। जो हालात थे, जो बुरे हालात थे, बिल्कुल ही सब कुछ टूट फूट के रह गया था, लोग बिल्कुल बेघर हो गए थे, लेकिन बहुत तेज़ी तरक्की की। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को अपनी अभी भी आंखें खोलनी चाहिए, और इस तरह से हमारे पास भी ज़मीन है, हमारे पास भी वही माहौल है, वही धूप है, वही ज़मीन है, सब कुछ वही है। आपके नाम तक वही है, कच्छ। हाँ ना, कच्छ का रेगिस्तान हमने बुक में भी पढ़ा है, रेगिस्तानों के नाम आते हैं, तो फिर वहाँ पे मतलब कुछ भी एग्रीकल्चर। अच्छा, राजस्थान वाला एरिया भी हमारे यहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल लुक लाइक राजस्थान, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, अच्छा लैंग्वेज तक सेम है। हाँ, अब पहनावा भी, थर का रेगिस्तान, थल का रेगिस्तान, तो पहनावा, लैंग्वेज, ज़मीन की वो जो एक खसूसियात है वो सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर क्यों नहीं करते? आपको पता है हमारे यहाँ थर में बहुत गुर्बत है, बहुत लोगों के हालात ख़राब है, बलूचिस्तान में भी गुर्बत है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।